हेलो एवरीवन। आज एक चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो स्टूडेंट लोगों को बहुत तकलीफ देता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। ये मैं रिवाइज कराने जा रहा हूँ। सारे इंपॉर्टेंट बातें, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स मैं आपको 40 to 45 मिनट्स के अंदर रिवाइज करवाऊँगा। ध्यान से देखना बोर्ड पर, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, ये आप देख रहे हो। इसमें बहुत सारे मेरे डायग्राम्स और नोट्स और कॉन्सेप्ट्स हैं। लेट्स स्टार्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आते हैं? सबको पता है सर, 3 इंस्ट्रूमेंट आते हैं, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को नेगोशिएबल क्यों कहा जाता है? नेगोशिएबल वर्ड का मतलब होता है कि ये इंस्ट्रूमेंट हम आसानी से किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं ईजिली, और सामने वाला जो है ना वो बन जाएगा द न्यू होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। देखो ज़रा, मिस्टर ए के पास एक इंस्ट्रूमेंट है, से प्रॉमिसरी नोट, बिल या चेक, तो वो बी को दे सकता है, बी सी को, सी डी को, और इस तरह से वो इनफिनिटी चेन तक जा सकता है। तो ये जो फटाफट ट्रांसफ़र हो रहा है ना, इसी को नेगोशिएशन कहा जाता है। नेगोशिएशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू एनी पर्सन सो एज टू कॉन्स्टिट्यूट द अदर पर्सन एज द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड नेगोशिएशन। अब 2 तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बेयरर इंस्ट्रूमेंट, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। बेयरर इंस्ट्रूमेंट्स आर ट्रांसफरेबल विदाउट साइनिंग, मियर डिलीवरी, खाली आप सामने वाले को डिलीवरी कर दो उसका हो जाएगा। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट पर इंडोर्स यानी कि साइन एंड डिलीवर करना पड़ता है, तब वो सामने वाले का होता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ना वो बेयरर और ऑर्डर के इर्द गिर्द ही बनाए जाते हैं। बेयरर इंस्ट्रूमेंट इज इजीली ट्रांसफरेबल विदाउट साइनिंग एंडोर्समेंट, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में एंडोर्स साइन करके फिर ट्रांसफर करना पड़ता है। अब मैंने कुछ कंसेप्ट्स बनाए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये डायग्राम देख रहे हो, इस तरह के डायग्राम बड़े कॉमन है, इनको बोला जाता है नेगोशिएशन चेन। इसको देख के क्या समझ में आता है? ए के पास एक इंस्ट्रूमेंट था, उसने बी को दिया, बी ने सी को, सी ने डी को, डी ने ई को, ई ने एफ को। अब कुछ डिफरेंसेस, हमारे सामने 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पर प्रॉमिसरी नोट, बिल में और चेक में एक फ़र्क है। चेक कौन क्रिएट करता है? बैंक। प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज हम और तुम आपस में क्रिएट कर सकते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट में स्टैंपिंग करानी ज़रूरी होती है, ये देखो इधर स्टैंपिंग ज़रूरी होती है, उधर चेक पे कोई स्टैंपिंग नहीं होती है। चेक के लिए कोई मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट नहीं होता, चेक पर जो डेट आप डालोगे उसी डेट से वो पेएबल हो जाता है। चेक इज़ ऑलवेज अ डिमांड इंस्ट्रूमेंट, जबकि प्रॉमिसरी नोट या बिल में एक मैच्योरिटी डेट होता है, एक टाइम के बाद वो पेएबल होता है। प्रॉमिसरी नोट या बिल टाइम या डिमांड इंस्ट्रूमेंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन चेक इज़ ऑलवेज अ डिमांड इंस्ट्रूमेंट। डिमांड मतलब है जैसे मैं सामने वाले को प्रेजेंट करूंगा उनको पेमेंट करना पड़ेगा, और टाइम इंस्ट्रूमेंट मतलब जहाँ पेमेंट के बीच में और एक गैप रहता है, दैट इज टाइम इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर ये वाला प्रिंसिपल जो हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सुनते हैं, नेमो डैट क्वाड नॉन हैबैट, अप्लाई नहीं करता। नेमो डैट के अनुसार जो खुद मालिक नहीं है वो दूसरे को टाइटल ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। नेगो एक्ट में ऐसा नहीं है, जो खुद मालिक नहीं है वो दूसरे को भी टाइटल ट्रांसफ़र कर सकता है। अगर चेन के अंदर कोई व्यक्ति चोर है, फॉर एग्जांपल इस चेन में आप देखो मिस्टर सी जो है ना वो एक चोर है, उसने इंस्ट्रूमेंट चुराया है, तो वो खुद मालिक नहीं है, ही हैज़ अ बैड टाइटल। पर उसने अगर इंस्ट्रूमेंट एक भोले भाले मिस्टर डी को दिया है जो कि होल्डर इन ड्यू कोर्स है, HIDC, तो उसके पास गुड टाइटल चला जाएगा। तो बैड टाइटल वाला पर्सन भी सामने वाले को गुड टाइटल दे सकता है। प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी अप्लाई नहीं करता इनके ऊपर, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल, ए ने बी से 5 लाख का गुड्स खरीदा और चेक दिया। अब गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट तो ए और बी के बीच में हुआ है, पर बी ने वो चेक खुद नहीं रख के एंडोर्स कर दिया सी को, डी को, ई को। मान लो अब ए और बी में कोई झगड़ा हो गया और ए ने उस चेक का पेमेंट रुकवा दिया, तो अपना ये जो ई है ना डायरेक्टली जाके सू कर सकता है। मिस्टर ए ये नहीं बोल सकता कि तुम कौन हो मिस्टर ई, मैं तो तुम्हें जानता नहीं, मेरा सौदा तो बी के साथ हुआ है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अगर ए ने दिया है तो वो चेन में जिसके पास भी पहुंचा है वो लास्ट होल्डर ए को सू कर सकता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई नहीं होता, मतलब ए और बी केवल एक दूसरे को सू नहीं करेंगे, चेन में जो लास्ट बंदा है वो भी पहले वाले को सू कर सकता है। इनफैक्ट मिस्टर ई सबको सू कर सकता है, ए को, बी को, सी को, डी को, वो चेन के अंदर जितने भी पीछे के लोग हैं सबको सू कर सकता है। इसे हम कहते हैं सू ऑल द प्रायर पार्टीज इन द चेन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिनके ऊपर मैं डायग्राम के साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ। सेक्शन 4 प्रॉमिसरी नोट, सेक्शन 5 बिल ऑफ एक्सचेंज, सेक्शन 6 चेक। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा प्रॉमिसरी नोट। सबसे पहले प्रॉमिसरी नोट, इधर देखो, मिस्टर ए इज़ अ बायर, इन्होंने मिस्टर बी सेलर से ना 5 लाख रुपए के गुड्स खरीदे हैं, तो पैसा देना पड़ेगा।
तो इन्होंने पैसा नहीं दे के अभी एक प्रॉमिसरी नोट दे दिया। प्रॉमिसरी नोट की जो लैंग्वेज होती है ना, वो ग्रामर में फर्स्ट पर्सन वाली होती है कि आई, तुमने सुना होगा फर्स्ट पर्सन स्टार्ट्स विथ आई, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही शी दे। तो ये फर्स्ट पर्सन में ड्राफ्ट होता है, इसकी लैंग्वेज फर्स्ट पर्सन वाली होती है। तो बायर लिख के देगा, आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर बी अ सम ऑफ ₹5 lakhs आफ्टर 3 months, मतलब 3 महीने बाद में दूंगा। तो ये है प्रॉमिसरी नोट। बायर जो है उसको हम बोलते हैं मेकर, क्योंकि वो खुद बनाता है प्रॉमिसरी नोट, और पेई कौन है, हमारा वो सेलर, उसे पैसे मिलेंगे। प्रॉमिसरी नोट की भाषा में क्या होता है, आई प्रॉमिस टू पे, प्रॉमिस को अंडरटेकिंग भी बोला जाता है। सो इट शुड बी एन अनकंडीशनल प्रॉमिस और एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। इधर promissory note is an instrument in writing containing an unconditional undertaking to pay a certain sum of money only to a person or to the order of a person, order का मतलब जिसको वो endorse कर दे उसको, और to the bearer, अगर ये bearer instrument है तो bearer को पैसा देंगे। तो किसको किसको पैसा दे सकते हैं, to the person, to the order of the person or to the bearer of the instrument। बिल ऑफ एक्सचेंज की जो लैंग्वेज होती है ना, वो थर्ड पर्सन वाली होती है, ठीक है, वो फर्स्ट पर्सन वाली लैंग्वेज नहीं होती। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जिसको पैसा मिलना है सेलर, वो बिल बना के देता है। तो यहाँ पर ए इज़ द बायर एंड बी इज़ द सेलर। फिर से वही एग्जाम्पल है 5 लाख रुपए का, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज को बना कौन रहा है, बायर नहीं बना रहा है, सेलर बना रहा है। सेलर इज़ द ड्रॉवर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। वो एक बिल ड्रॉ करेगा और उस पर लिख के देगा कि ए मुझे पैसा देगा, Mr. A shall pay to B or order a sum of 5 lakh rupees 3 months after date। तो यहाँ पे B A को आदेश दे रहा है, अनकंडीशनल ऑर्डर। यहाँ पे आप देखो आई यू नहीं है, सीधा बोला है B A जो है वो B को पैसा देगा, तो थर्ड पर्सन की लैंग्वेज है, ठीक है। A जब मिस्टर बी वो बिल ड्रॉ करते हैं तो मिस्टर बी को हम कहते हैं ड्रॉवर। वो बिल बनाकर किसको भेजते हैं, ए को। ए इज़ द ड्रॉई और ए उस बिल के ऊपर अपना एक्सेप्टेंस देंगे और बन जाएंगे एक्सेप्टर। तो मिस्टर ए को आप ड्रॉई भी बोल सकते हो, एक्सेप्टर भी बोल सकते हो। एक्सेप्टर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब वो अपनी लायबिलिटी कबूल करता है और 3 महीने बाद वो पैसा मिस्टर बी को या बी के ऑर्डर को या बेयरर को पेमेंट कर देगा। मेन फ़र्क इन दोनों में क्या है, 7 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, सर ये फर्स्ट लैंग्वेज में ड्राफ्ट होता है, ये थर्ड लैंग्वेज में ड्राफ्ट होता है। ये अनकंडीशनल प्रॉमिस है और ये अनकंडीशनल ऑर्डर है, आदेश है। डेफिनेशन, बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू द पर्सन, टू द ऑर्डर ऑफ द पर्सन और टू द बेयरर ऑफ द पर्सन। चेक, चेक कैसा होता है देख लो। बैंक को हम लोग बोलते हैं ड्रॉई। बैंक को क्या बोलते हैं, बैंक वाले, बैंक में तुम अकाउंट खुलवाओगे तो बैंक वाले तो चेकबुक तुमको दे देंगे, तो चेक पर लिखता कौन है, साइन कौन करता है, तुम। तो तुमको हम लोग कहते हैं ड्रॉवर ऑफ द चेक, ठीक है, यू आर द ड्रॉवर ऑफ द चेक। और तुम आदेश किसको दे रहे हो, बैंक को, कि पैसा दे देना, तो जिसको तुम आदेश देते हो वो ड्रॉई कहलाता है। तो बैंक इज द ड्रॉई। और ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज जैसा ही है, अनकंडीशनल ऑर्डर, पर यहाँ पर बैंक को एक्सेप्टेंस देने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज बैंक ने आपको चेकबुक प्रिंट करके दिया है, तो इट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सेप्टेंस ऑफ द बैंक। अगर आपके अकाउंट में पैसा है, बैंक वाला पेमेंट करेगा। तो सपोज आपने साइन किया और बैंक को आदेश दिया, पे मनोज, मनोज को पैसा देना है 5 लाख रुपया, और यहाँ पे कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होता, जो चेक पे जो भी डेट आप डालोगे उसी डेट से वो चेक इफेक्टिव हो जाता है। ओके, check is like a bill of exchange drawn on a bank containing an unconditional order to pay a certain sum of money. It is always a demand instrument and it includes electronic image of a truncated check or a check in electronic form. अब अगली टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं होल्डर। 2 नाम है हमारे सामने, होल्डर और एक है होल्डर इन ड्यू कोर्स। इनके बीच में ये डिफरेंस आप देख रहे हो, ये एग्जाम में आ सकता है। होल्डर क्या होता है, सर एनी बडी इन द नेगोशिएशन चेन जिसके पास ये 2 खूबियां हैं वो होल्डर है। नंबर 1, राइटफुल पोजीशन, मतलब आपके पास वो इंस्ट्रूमेंट सही तरीके से आया है। एंड नंबर 2, आपको हक है कि उस इंस्ट्रूमेंट में लिखा हुआ पैसा आप रिसीव कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो, द राइट टू रिसीव मनी। तो अगर ये 2 खूबियां आपके अंदर मौजूद है,
राइट टू रिसीव मनी, राइटफुल पोजेशन, तो आप होल्डर हो। और अगर साथ में 3 और एक्स्ट्रा खूबियां आपके अंदर आ जाए तो आप बन जाओगे साक्षात HIDC, होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स को बहुत सारे एक्स्ट्रा राइट्स एंड प्रिविलेजेस मिलते हैं अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो अगर आप उन 2 पॉइंट्स के अलावा ये 3 पॉइंट फुलफिल कर दो तो आप HIDC कहलाओगे। क्या है सर ये 3 पॉइंट? You have received the instrument for a valuable consideration, you have received the instrument before its maturity, you have received the instrument in good faith। in good faith का मतलब है आपको नहीं पता कि देने वाला चोर है कि नहीं है। तो अगर ये 3 कंडीशन है, गुड फेथ, वैल्यूएबल कंसिडरेशन, बिफोर मैच्योरिटी, तो आप HIDC हो जाओगे, होल्डर से एक लेवल ऊपर, होल्डर इन ड्यू कोर्स। ये देखो डिफरेंस का टेबल है, टोटल ना 5 डिफरेंसेस हैं। टोटल कितने डिफरेंसेस हैं? 5 डिफरेंसेस हैं। अब इन 5 डिफरेंसेस में से 3 डिफरेंस तो वही वाले हैं जो HIDC की स्पेशल खूबी होती है। वैल्यूएबल कंसिडरेशन के बदले मुझे इंस्ट्रूमेंट मिला है, गुड फेथ में मिला है, बिफोर मैच्योरिटी मिला है, तो 3 तो वही है, 2 एक्स्ट्रा है। होल्डर सारे के सारे प्रायर पार्टीज को सू नहीं कर सकता, पर HIDC सारे प्रायर पार्टीज को सू कर सकता है। होल्डर के पास उतने सारे स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं होते, HIDC के पास बहुत सारे स्पेशल प्रिविलेजेस होते हैं। तो ये 5 डिफरेंसेस हैं जो बनाए हुए हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। थोड़ा सा हम लोग उल्टे स्टाइल में डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 7 क्या है? इन कोएट। इन कोएट का मतलब होता है कोई ऐसा प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज, यहां पर चेक नहीं होता। देखो क्या लिखा है, स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट। स्टैंपिंग केवल बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट का होता है। तो अगर बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट पे अमाउंट आपने ब्लैंक छोड़ दिया है, इनकम्प्लीट छोड़ दिया है, तो उसको हम कहते हैं इन कोएट इंस्ट्रूमेंट। इसका उच्चारण इन कोएट होता है, इन चोएट नहीं होता है। नंबर 5, टाइम इंस्ट्रूमेंट वो है जहां पेमेंट एक सर्टेन टाइम के बाद होगा, मैच्योरिटी निकलेगा। डिमांड इंस्ट्रूमेंट का मतलब है तत्काल पेमेंट करना पड़ेगा जैसे आप दिखाओगे। बेयरर और ऑर्डर। बेयरर इंस्ट्रूमेंट इज इजीली ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी, नो नीड टू साइन। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट इज ट्रांसफरेबल बाय साइनिंग एंड डिलीवरी। ये इंपॉर्टेंट है और ये हमें याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है 7 मार्क का। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट मतलब इंडियन इंस्ट्रूमेंट जिसको इनलैंड बोलते हैं, और दूसरा है फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। तो उसको अच्छे से याद करने के लिए मैंने देखो एक चार्ट बना रखा है तुम्हारे सामने। ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, तुम लोग चाहो तो इसको ऐसे ही एग्जाम में बना के आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब मैं आप लोगों को इनलैंड और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट को याद करने का तरीका सिखाता हूं। एकदम सिंपल ट्रिक है। देखो ये 3 कॉलम्स को देखो, सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम है ये वाली, इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ कहाँ पे हुआ है, भारत में हुआ है कि बाहर हुआ है। कैसे पता चलेगा? प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर आप स्टैंप लगाते हो तो स्टैंप के ऊपर कंट्री का नाम लिखा रहता है, रेवेन्यू स्टैंप के ऊपर। तो अगर वो इंडिया का नाम लिखा है तो वो इंडिया में ड्रॉ हुआ है, बाहर का नाम लिखा है तो बाहर ड्रॉ हुआ है। तो इंस्ट्रूमेंट इज ड्रॉन इन विच प्लेस? द प्लेस ऑफ स्टैंप। तो अगर वो इंडिया में ड्रॉ हुआ है तो उसके 3 केसेस हैं, आगे देखेंगे। अगर वो बाहर आउटसाइड इंडिया ड्रॉ हुआ है तो स्ट्रेट आंसर है फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। सो इफ द इंस्ट्रूमेंट इज ड्रॉन आउटसाइड इंडिया, स्ट्रेट अवे फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, और कुछ चेक नहीं करता। बट इफ इट इज ड्रॉन इन इंडिया तब आपको चेक करना है। तब हमें 2 चीजें और चेक करनी है, ठीक है? क्या क्या? ड्रॉई कहां रहता है और पेएबल कौन से प्लेस में है। अगर दोनों में से एक भी इंडिया है तो आंसर होगा इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि एक चीज तो ऑलरेडी इंडिया हो ही चुका है। द इंस्ट्रूमेंट इज ड्रॉन इन इंडिया। अब आप देख लो, अगर ड्रॉई इंडिया में रहता है या पेएबल इन इंडिया, दोनों में से एक भी चीज अगर इंडिया है, जैसे ड्रॉई इंडिया में रहता है या पेएबल इंडिया में है, तो इट इज इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। लेकिन सर अगर दोनों चीजें इंडिया के बाहर है, सिर्फ ड्रॉ इंडिया में हुआ था पर ड्रॉई भी फॉरेनर है, पेएबल भी फॉरेन में है, तो फिर वो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है। तो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट के 2 केसेस क्या हैं? एक, सर अगर आउटसाइड इंडिया ड्रॉ हुआ है तो स्ट्रेट अवे फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, कुछ चेक नहीं करना।
अगर इन इंडिया ड्रॉ हुआ है बट द ड्रॉई रिसाइड्स आउटसाइड इंडिया, पेएबल आउटसाइड इंडिया, तो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, वरना सर वो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है। तो ये तुमको एग्जाम में लिखने में बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट, हम लोग मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट करते हैं कि नहीं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में। जो भी डेट होती है उसमें आप उतने मंथ्स या डेज जोड़ दो और फिर 3 दिन ग्रेस के जोड़ दो तो मैच्योरिटी डेट निकल जाएगा। ये मैंने तुम लोगों के लिए कुछ कैलकुलेशन के स्टेप्स लिखे हैं, मैं एग्जाम्पल द्वारा समझाऊंगा, ठीक है। याद रखना कि अगर मैच्योरिटी डेट एक पब्लिक हॉलीडे निकल के आता है तो फिर आप प्रीसीडिंग डे लोगे, लेकिन अगर मैच्योरिटी डेट इमरजेंसी अचानक से हॉलीडे डिक्लेयर हुआ है तो आप सक्सीडिंग डे लोगे, वही यहाँ लिखा हुआ है। अब एग्जाम्पल देखो, एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ हुआ था 31 अगस्त को और पेएबल है 3 मंथ्स आफ्टर डेट। तो 31 अगस्त में आप 3 मंथ्स जोड़ो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अब नवंबर में तो 31 नवंबर होता नहीं है, तो आप लास्ट डेट ले लो 30 नवंबर। तो अगर मैं करूँगा 31 अगस्त प्लस 3 मंथ्स, तो एग्जैक्ट 3 मंथ्स जोड़ूंगा तो आएगा 31 नवंबर, जो होता नहीं है। तो नवंबर का लास्ट डेट ले लो 30 नवंबर। अब आप 3 दिन ग्रेस के जोड़ दो, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, तो हमारा आंसर आएगा 3 दिसंबर इज द मैच्योरिटी। दिस इज द आंसर, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल, अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ हुआ है 15 अक्टूबर को, प्रेजेंटेड फॉर एक्सेप्टेंस है 31 अक्टूबर को। अब हमें बोला है इट इज पेएबल 20 डेज आफ्टर साइट। अगर हमें बोला जाता 20 डेज आफ्टर डेट तो हम डेट ऑफ ड्राइंग 15 अक्टूबर से जोड़ते, लेकिन हमें बोला है 20 डेज आफ्टर साइट, तो इसका मतलब है जिस दिन वो एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट हुआ वहां से 20 डेज जोड़ने हैं। तो एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट कब हुआ है? 31 अक्टूबर। तो 31 अक्टूबर में आप 20 डेज जोड़ो 31 अक्टूबर में, और फिर 3 दिन ग्रेस का जोड़ो तो 23 डेज जोड़ो। तो 31 अक्टूबर में मैं 23 जोड़ूंगा तो आंसर क्या आएगा? 23 नवंबर। तो मैच्योरिटी है 23 नवंबर। नेक्स्ट, एक बिल ऑफ एक्सचेंज है जो ड्रॉ हुआ है 1 जून को, पेएबल 120 डेज आफ्टर डेट। तो 1 जून में आपको 120 डेज जोड़ने हैं। वो आंसर जो है ना वो निकल के आएगा एक छुट्टी का दिन, गांधी जी का बर्थडे 2 अक्टूबर। तो गांधी जी का बर्थडे अचानक हॉलीडे हुआ है कि पहले से पता था? पहले से पता था सर। तो जब पहले से पता है कि मैच्योरिटी 2 अक्टूबर गांधी जी बर्थडे को आ रहा है तो प्रीसीडिंग डे लेंगे, तो आंसर है 1 अक्टूबर। सो दिस इज योर आंसर 1 अक्टूबर। ये है कैलकुलेशन ऑफ मैच्योरिटी डेट। वो लोग लिखने के लिए दे सकते हैं 7 मार्क का, तो आप ये थियोरी के साथ एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हो। अब मैं चेक में आ गया हूँ और चेक के अंदर जो पहली टॉपिक है मैं रिवाइज कराने जा रहा हूँ, दैट इज क्रॉसिंग ऑफ अ चेक। क्रॉसिंग, सबसे पहले क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है मैं सिंबल दिखाता हूँ। चेक के ऊपर ना जब आप इस तरह की पैरेलल लाइन बनाते हो, पैरेलल ट्रांसफर्स लाइन, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉसिंग। क्रॉसिंग का मतलब होता है कि उस चेक से ना आप बैंक के काउंटर पे जाके भुगतान करके कैश में पैसा नहीं ले सकते। आप पार्टी को चेक जो है ना वो अपने बैंक में ही जमा करना पड़ेगा और बैंक टू बैंक ही पैसा ट्रांसफर होगा, ओवर द काउंटर कैश में नहीं मिलेगा। जैसे रियल वर्ल्ड में आज आपको बता देता हूं कि कोई भी चेक आप देखोगे तो उसमें ऐसे क्रॉसिंग किया हुआ रहेगा और मोस्ट ऑफ देम पे आप देखोगे अकाउंट पे ही लिखा हुआ है। लेकिन एक ऐसा चेक होता है जिसमें कभी भी आप ऐसे डंडी मत टानना, वो है सेल्फ चेक। मान लो मुझे अपने बैंक अकाउंट से 5 लाख रुपए उठाना है, तो 5 लाख रुपए एटीएम से तो निकलेंगे नहीं, तो मैं अपने बैंक में ही जाऊंगा, चेक लेकर उसमें लिखा हुआ रहेगा पे सेल्फ, मतलब मैं खुद पैसा उठाने जा रहा हूं। तो उसमें कभी भी ऐसे डंडी नहीं टान सकते क्रॉसिंग, बिकॉज क्रॉसिंग का मतलब है कि फिर मैं कैश में ले नहीं पाऊंगा और मुझे तो 5 लाख कैश में चाहिए। तो मैं बिना क्रॉसिंग के जाऊंगा, अपने ही बैंक के ब्रांच में दिखाऊंगा, काउंटर पे मुझे कैश दे देंगे, गिन के 5 लाख में लेके आ जाऊंगा। बाकी हम लोग किसी और को जब चेक देते हैं ना तो हम लोग हमेशा क्रॉसिंग करके देते हैं। क्रॉसिंग का मतलब है कि अगर वो चेक खो भी गया तो सामने वाला चेक को लेके बैंक में जाके कैश में पैसा उठा के भाग नहीं सकता। पैसा माई बैंक विल ओनली पे टू अनदर बैंक, बैंक टू बैंक ही पैसा ट्रांसफर होगा, ताकि जिसको भी पैसा मिले, जिसके अकाउंट में पैसा जाए, हम लोग उस बंदे को ट्रैक कर सकें। तो इधर आप लोग देखो, जब भी हम चेक देते हैं किसी को तो चेक कैन बी एनकैश्ड इन 2 वेज। नंबर 1, ओवर द काउंटर, जिस बैंक में मेरा अकाउंट है, जिसके ऊपर चेक मैंने बनाया ड्रॉई बैंक, उसके काउंटर पे जाके कैश में पैसा ले लो, ये अनक्रॉस्ड चेक में ही हो सकता है। दूसरा,
मैंने जिस पार्टी को दिया वो अपने बैंक में जमा करेगा, उसका बैंक मेरे बैंक से पैसा ले लेगा, तो बैंक टू बैंक अकाउंट ट्रांसफर होगा। ये क्रॉस चेक में होता है। तो अगर आपने क्रॉसिंग कर दिया ना, तो इसका मतलब है सपोज आई एम द ड्रॉवर ऑफ द चेक, मैंने चेक ड्रॉ किया है, तो मैंने क्रॉसिंग अगर कर दिया तो इसका मतलब मैंने अपने बैंक को निर्देश दे दिया है कि इस चेक का भुगतान कैश में ओवर द काउंटर मत करना, केवल किसी दूसरे पार्टी के जो पेई है उसके बैंक अकाउंट में ही पैसा जाना चाहिए। तो अगर कल को वो चेक चोरी भी हो जाता है तो रिस्क नहीं है, ठीक है। दैट इज क्रॉसिंग। क्रॉसिंग 4 प्रकार के होते हैं। जनरल क्रॉसिंग में मैं बस अपने बैंक को बोल रहा हूं कि पेमेंट किसी दूसरे बैंक को करना, काउंटर पे कैश मत दे देना। स्पेशल क्रॉसिंग में क्रॉसिंग के बीच में एक बैंक का नाम लिख दिया जाता है, यानी कि मैं अपने बैंक को बोल रहा हूं कि पेमेंट सिर्फ इलाहाबाद बैंक को करना और किसी बैंक को मत करना। मैं ये भी कर सकता हूं कि क्रॉसिंग के बीच में लिख दूं नॉट नेगोशिएबल। इसका मतलब है कि अगर ये चेक चोरी हो जाए तो जो चोर होता है उसके पास तो गुड टाइटल नहीं है, बैड टाइटल है, वो ओनर नहीं है, तो वो किसी और को गुड टाइटल दे नहीं पाएगा। और अगर मैंने चेक पर सबसे खतरनाक क्रॉसिंग, रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग अकाउंट पे, अगर मैंने ये लिख दिया ना, तो इसका मतलब है कि ये चेक एंडोर्स हो ही नहीं सकता। पे इन द अकाउंट ऑफ द पेई, मतलब जिसका भी नाम मैंने चेक पे लिखा है, जैसे सपोज मैंने चेक पर नाम लिखा है मनोज का, तो मनोज इज द पेई, कि मनोज को पैसा देना है, तो अकाउंट पेई का मतलब है पेई मनोज के ही बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा और किसी के में नहीं जाएगा। मतलब ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रहा ही नहीं। मनोज को अगर मैंने चेक दिया तो वो किसी और को दे नहीं पाएगा। माई बैंक विल ओनली मेक पेमेंट टू मिस्टर मनोज पेईज बैंक अकाउंट, दैट्स कॉल्ड अकाउंट पेई क्रॉसिंग, ठीक है। तो सबसे ज्यादा सर प्रसिद्ध अकाउंट पेई क्रॉसिंग है। इनकम टैक्स में भी अकाउंट पेई क्रॉसिंग ही चलता है, और कोई क्रॉसिंग वो लोग मानते नहीं है, ठीक है। एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट का मतलब होता है कि हम ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, 2 इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, बेयरर और ऑर्डर। बेयरर इंस्ट्रूमेंट में क्या है कि आप सामने वाले को चेक दे दो बिना साइन, मतलब मेन साइन तो करना ही पड़ेगा, पर जब एक दूसरे को पास ऑन करें तो पीछे साइन करने की जरूरत नहीं है। दैट इज ट्रांसफरेबल बाय मियर डिलीवरी, उसको हम बोलते हैं बेयरर इंस्ट्रूमेंट। और अगर ऑर्डर चेक है तो जब जब मैं ट्रांसफर करूंगा पीछे में सामने वाले का अपना साइन करके नाम लिख के देना पड़ेगा, दैट इज एंडोर्समेंट। अब यहां पे देखो क्या कमाल है, ए ने बी को चेक दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, लेकिन एक कहानी हो गई। बी ने जब सी को चेक दिया तो बी ने अपना साइन तो किया, अब उसको लिखना चाहिए था पे टू सी, पर उसने पे टू लिख के डैश छोड़ दिया, सी का नाम नहीं लिखा। तो अगर उसने सामने वाले को जिसको वो दे रहा है ट्रांसफरी का नाम नहीं लिखा, तो अब ये बन चुका है बेरर चेक। बिकॉज अब सी को, क्योंकि सी का नाम नहीं लिखा है, तो सी जब डी को देगा तो उसको अपना साइन करने की जरूरत नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं ब्लैंक एंडोर्समेंट। ब्लैंक एंडोर्समेंट में क्या होता है, एंडोर्सर जो है अपना साइन करता है पर एंडोर्सी का नाम नहीं लिखता है। तो ब्लैंक एंडोर्समेंट कन्वर्ट्स एन ऑर्डर चेक इनटू अ बेरर चेक, क्योंकि अब सी को साइन करने की जरूरत नहीं, वो पास ऑन कर सकता है। तो सोचो, सी ने डी को दिया, डी ने ई को दिया, ई ने एफ को दिया, फाइनली बी, देखो बी ने, ये चेन है हमारी ए से लेकर एफ तक, ए ने बी को चेक दिया, बी ने जब सी को दिया तो बी ने खुद साइन किया, पर पे टू डैश सी का नाम नहीं लिखा, तो बेरर इंस्ट्रूमेंट बन गया। सी ने डी को दिया, डी ने ई को दिया, पर ई ने डिसाइड किया कि मैं अपना नाम लिखूंगा, तो ई ने जाके वो ब्लैंक में अपना नाम भर दिया, ई लिख दिया, तो इसको बोलते हैं फुल एंडोर्समेंट। फुल एंडोर्समेंट का मतलब ई ने नाम को भर दिया। अब ई अगर एफ को देगा तो ई को साइन करना पड़ेगा, तो ई ने देखो अपना नाम यहां भर के साइन भी किया और फिर दिया। तो जब आप ब्लैंक एंडोर्समेंट को फुल एंडोर्समेंट बनाते हो, एंडोर्सी का नाम लिखते हो, तो फिर से वो एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। तो मैं शॉर्ट में बोलूं, ब्लैंक एंडोर्समेंट कन्वर्ट्स एन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट इनटू अ बेयरर इंस्ट्रूमेंट, फुल एंडोर्समेंट कन्वर्ट्स अ बेयरर इंस्ट्रूमेंट इनटू एन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। यही बातें यहां लिखी हैं। अच्छा, ये एक चेन है हमारे सामने, ए ने बी को दिया, बी ने सी को, ये देखो ए से लेकर जी तक, तो ए ने बी को दिया, बी ने जब सी को दिया तो अपना साइन किया, लिख दिया पे टू सी, सी ने साइन किया डी का नाम, डी ने साइन किया ई का नाम, ई ने साइन किया एफ का नाम, एफ ने साइन किया जी का नाम। हु इज द लास्ट होल्डर? मिस्टर जी। अब मिस्टर जी जो है ना, उसने बिना ई और एफ से बात किए सी और डी का नाम काट दिया, मतलब सी और डी को रिलीज कर दिया कि आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ी गलती है। अगर जी ने बिना ई और एफ के परमिशन के सी और डी का नाम काट दिया तो ई और एफ भी रिलीज्ड हो गए ऑटोमेटिकली,
क्योंकि जो प्रायर पार्टीज है उनकी प्राइमरी लायबिलिटी होती है और जो लेटर पार्टीज होते हैं उनकी सेकेंडरी लायबिलिटी होती है। तो बिना पूछे काटोगे तो ई और एफ भी रिलीज हो जाएंगे। अब टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट, 4 मेन टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट है। सबसे पहले क्वालिफाइड या कंडीशनल एंडोर्समेंट। इसमें एंडोर्सर जो होता है ना वो एक कंडीशन डाल देता है कि पे टू मिस्टर सी इफ द गुड्स रीचेस आगरा, इफ द गुड्स रीचेस ऑन टाइम, इफ द गुड्स आर ऑफ राइट क्वालिटी, एक कंडीशन डाल देता है। इसको बोलते हैं कंडीशनल या क्वालिफाइड एंडोर्समेंट। दूसरा होता है सैंस रिकोर्स। सैंस रिकोर्स का मतलब है विदाउट रिकोर्स। मतलब आप जानते हो कि चेन में जो लास्ट वाला बंदा होता है HIDC, वो सबको सू कर सकता है, लेकिन बीच में किसी बंदे ने अगर ट्रांसफर करते वक्त सैंस रिकोर्स एंडोर्समेंट किया था तो कोई भी सबसीक्वेंट पार्टी उसको सू नहीं कर सकता। दैट इज द पावर ऑफ सैंस रिकोर्स एंडोर्समेंट। फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट में क्या होता है, एंडोर्सर अपना कोई हक त्याग देता है। जैसे नॉर्मली जब भी सू होते हैं ना तो सू होने के पहले लीगल नोटिस आना चाहिए, नोटिस ऑफ डिसऑनर। तो एंडोर्सर नहीं एंडोर्सी को देते हो साइन कर दिया, नोटिस ऑफ डिसऑनर वेव्ड कि आप मुझे बिना नोटिस दिए डायरेक्टली सू कर सकते हो। लास्ट सैंस फ्रेज, इसका मतलब होता है विदाउट एक्सपेंसेस, कि इंस्ट्रूमेंट अगर डिसऑनर होगा तो उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं नोटिंग वगैरह के, वो मैं बियर नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इंस्ट्रूमेंट का अमाउंट ही दूंगा। दैट इज कॉल्ड विदाउट एक्सपेंसेस, सैंस फ्रेज एंडोर्समेंट। ये 7 मार्क क्या आ सकते हैं सर। डिसऑनर ऑफ अ चेक बड़ा फेमस है सर, चेक में सबसे फेमस टॉपिक यही है, सेक्शन नंबर 138। एक चेक 3 महीने के लिए वैलिड होता है, ठीक है। नाउ अगर मान लो कि हमने किसी को चेक दिया और वो बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया, पेमेंट नहीं हुआ, तो सामने वाला हम पे लीगल केस कर सकता है और हमको सज़ा मिलेगी 2 years imprisonment, twice the amount of check as penalty। 2 years imprisonment, twice the amount of check as penalty। पर उसके कुछ कंडीशंस हैं। नंबर 1, वो जो चेक मैंने दिया है वो मैंने फॉर अ वैलिड कंसिडरेशन दिया था, सामने वाले ने मेरे लिए कुछ किया है तो फ्री में चेक नहीं दिया है, फॉर अ वैलिड कंसिडरेशन दिया है। नंबर 2, सामने वाले ने चेक को 3 महीने में प्रेजेंट कर दिया है। नंबर 3, चेक डिसऑनर होने का रीज़न है इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स इन माय अकाउंट। फिर 4th, वो सू करने के पहले मुझे 30 दिन की नोटिस देके पैसा मांगेगा। अगर 15 दिन में मैंने पैसा नहीं दिया तब वो अगले 30 दिन में मेरे को सू कर सकता है कोर्ट में जाके। तो ये कंडीशंस फॉलो करके सामने वाला मुझे सू करके पैसे रिकवर कर सकता है। दैट इज डिसऑनर ऑफ चेक। ये था सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। तो एक सिंपल शॉर्ट रिविजन, पूरा का पूरा नेगो कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया। आई होप यू लाइक इट, इट हेल्प्स यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।